नमस्कार। आपका पुनः एक बार स्वागत है आईएसआरएन एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में। जैसा कि आप जानते हैं कि आईएसआरएन एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट के अंदर हम लोग अलग अलग हर महीने एक अलग विषय पर बात करते हैं और उस विषय को रखने के लिए उस विषय के एक्सपर्ट जिनका एक बहुत ह्यूज एक्सपीरियंस होता है वो हमारे साथ होते हैं। आज का सब्जेक्ट आईएसआरएन एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही की इम्पोर्टेंट कंपोनेंट पे, जो डेवलपमेंट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसलिए उस विषय पर आप सबकी जानकारी होना बहुत जरूरी है और उसको ध्यान में रखते हुए इस विषय का चयन किया गया है। इसका आज के प्रोग्राम का जो टैगलाइन अगर मैं कहूँ तो मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव एनजीओज आउटरीच के नाम से है, जिसमें हम कम्युनिकेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस से स्टार्ट करके और आपको कम्युनिकेशन के डिफरेंट डायमेंशंस जो हैं उन पे हम ले जाएं और एक सारे एरियाज को कवर करें। इस 40-45 मिनट के पॉडकास्ट में आपको भी मालूम है कि पूरे विषय को डिटेल में नहीं बात की जा सकती, लेकिन कोशिश ये होती है एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में कि हम विषय को आपके सामने रखें, उसके जो बारीकियां हैं, उसके जो इनसाइट्स है वो आपके सामने आए और फिर आप उन पे डिटेल में अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप हमें डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसा कि आप एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट को भी ईमेल के माध्यम से आप सब्जेक्ट लिखते हैं, सजेशंस भेजते हैं, वो आप हमें भेज सकते हैं और उस पर हम आपको डायरेक्ट आंसर करेंगे। लेकिन आज हम ये जो विषय है इसको कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपके साथ डिस्कस करें। तो आप सबका मैं स्वागत करते हुए आज के विषय के जो एक्सपर्ट हैं, जो रखने के लिए आज जो हमारे बीच में है, मैं उनको आपसे रूबरू कराना चाहूंगा। आज के हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो और कोई नहीं, मुकेश कुमार शर्मा जी हैं। मुकेश शर्मा जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। मुकेश शर्मा जी का मैं छोटा सा एक परिचय कराता हूं। हालांकि वो आज के डेवलपमेंट सेक्टर में मुकेश जी को काफी लोग जानते हैं और हो सकता है जो आप सब देख रहे हैं जो क्लिनिक, आपने भी आप कभी ना कभी मौका मिला हो आपसे मिलने के लिए। मुकेश शर्मा जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पीएसआई इंडिया में। पीएसआई इंडिया एक वेल नोन डेवलपमेंट सेक्टर में एक की प्लेयर है जो हेल्थ और डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम करता है और कई राज्यों में पीएसआई का काम है। मुकेश शर्मा जी एक एज अ प्रोफेशनल वर्सेटाइल प्रोफेशनल हैं जिन्होंने डाइवर्सिफाइड एरियाज में काम किया है। आपके अगर मैं नॉलेज एक्सपीरियंस की बात करूं तो प्रोग्राम मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में आपका एक ह्यूज एक्सपीरियंस है। साथ में थेमेटिक एरिया में अगर मैं बात करूं तो मुकेश जी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अर्बन हेल्थ एंड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इश्यूज पे के एक्सपर्ट हैं और आपने अर्बन हेल्थ स्पेशलिस्ट के तौर पर आपको डेवलपमेंट सेक्टर में लोग जानते हैं। करीब 2 दशकों से आप काम करते आ रहे हैं और इन आपके काम के पूरे जो जर्नी में कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपने काम किया है, जिनमें से मुख्य रूप से मैं सारे पार्टनर्स का नाम तो नहीं कोट कर पाऊंगा, लेकिन FHI 360 है, अर्बन हेल्थ इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, केयर इंटरनेशनल है, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि मुकेश जी का डेवलपमेंट सेक्टर का जो बैकग्राउंड है उसके साथ साथ आप बहुत कम लोगों को मालूम होगा जो मुकेश जी को जानते हैं कि आप पहले ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में भी काम कर चुके हैं। इसलिए जो जर्नलिज्म का एक एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि शायद वो कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के सब्जेक्ट में फिट बैठता है। मुकेश जी ने MBA और मास्टर इन रूरल डेवलपमेंट किया है इग्नो से और बहुत एक अलग सिर्फ मतलब ग्रेजुएशन के समय या पोस्ट ग्रेजुएशन के समय हम सब पढ़ते हैं और पास आउट होते हैं, बट आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं इग्नो के और उस गोल्ड मेडल के कारण, आपकी मेहनत के कारण आपको उस समय के जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने आपको सम्मानित किया, कृष्णकांत जी ने। और साथ में 1999 का जो रिपब्लिक डे परेड थी उसमें PM बॉक्स में आपको सम्मानित किया गया, वहां बैठने का मौका मिला। आपको कई सारे अवार्ड से सराहा गया है। रिसेंटली आपको सेवा शिखर अवार्ड मिला और उससे पहले अगर मैं बात करूं तो फैमिली प्लानिंग MNSCH अर्बन हेल्थ को ध्यान में रखकर जो PSI ग्लोबल
एंड्रयू बोनर अवार्ड है वो आपको मिला, एंड गुड टू ग्रेट लीडरशिप अवार्ड से भी आप नवाजे गए हैं। ऐसे प्रतिभा के धनी मुकेश शर्मा जी आज हमारे साथ हैं। आपका काम और आपकी जो पहचान है वो उनके काम से दिखती है, और आज पीएसआई इंडिया में आप एज अ वेल नोन लीडर, फ्रेंडली लीडर्स के नाम से और परिचय से जाने जाते हैं। मैं मुकेश जी का एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। आप आए, आपने अपना समय दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है वो आपसे अच्छा, उसके साथ जस्टिस और कोई नहीं कर सकता। तो मुकेश जी, मेरा पहला सवाल है मैं करूं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा पीएसआई और पीएसआई कम्युनिकेशन को कैसे यूज करता है, सो दैट हम परिचय के साथ टॉपिक को भी कनेक्ट करके बात कर पाए। अगर थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को तो उनको एक नई इंसाइट मिलेगी। जी, थैंक यू यहाँ बुलाने के लिए और इस पर बात करने के लिए। और जो मुद्दा आपने उठाया है आज कम्युनिकेशन का, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, और एनजीओ सेक्टर के तो बहुत ही ज्यादा हो ही जाता है। तो पीएसआई इंडिया 1980 से भारत में कार्यरत है, और हम लगातार कई स्टेट्स में और कई विषयों पर कार्य करते रहे हैं। और ज्यादा प्रयास ये होता है कैसे हम सरकार को ज्यादा मदद कर सकें, ताकि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस हो सस्टेनेबल हो सके। ताकि अगर हम जब तक हैं और हम नहीं भी हैं उस क्षेत्र में, उस परिवेश में, तभी वो काम चलता रहे, लोगों को उससे फायदा मिलता रहे। अभी तत्काल हम लोग 5 राज्यों में हैं और 5 राज्य सरकारों को मदद कर रहे हैं। उसमें कई सारे प्रोजेक्ट हमारे चलते हैं, जैसे अर्बन हेल्थ पे है, फैमिली प्लानिंग पे है, एमसीएच पे है, सैनिटेशन पे है, और ऐसे और भी कई सारे प्रोजेक्ट हमारे चल रहे होते हैं। मन को तसल्ली ये मिलती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के कैसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेवाएं पहुंचा सकते हैं, और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेवाओं से जोड़ सकते हैं। और मेरा अपना अनुभव है 20 साल का, 22 साल का इस सेक्टर में। सो उसमें जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। और आपने जो टैगलाइन की बात करी शुरू में कि टैगलाइन क्या होता है, टैगलाइन बहुत महत्वपूर्ण होता है। खासकर अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो टैगलाइन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और विशेष से अभी हम चर्चा करेंगे इस पर। वेरी नाइस। मुकेश जी, आपने जो बात कही उसमें एक बात में क्वेश्चन पे जाने का मेरा मन है, लेकिन एक छोटा सा क्वेरी है जो पूछना चाहेंगे कि ये हेल्थ पे तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन जो है वो अर्बन हेल्थ है। सो हेल्थ में अर्बन हेल्थ आज के करंट सिनेरियो में क्या मायने रखता है? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और कई बार जब हम अर्बन हेल्थ की बात करते हैं, हमें हमेशा लगता है कि अर्बन में तो सब कुछ है, हमारे आसपास सब कुछ है, 1 किलोमीटर पर सब कुछ मिल जाएगा, 2 किलोमीटर पर सब कुछ मिल जाएगा। तो मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव चूंकि दोनों में रहा है, अर्बन हेल्थ और रूरल हेल्थ में, हमें दोनों जगहों पे काम करने की आवश्यकता होती है। एंड हम सब जानते हैं कि अर्बनाइजेशन वेरी रैपिड, बहुत तेजी से बढ़ रही है। और एक आंकड़ा ये कहता है, एक अनुमान ये कहता है कि 2030 तक 600 मिलियन पॉपुलेशन अर्बन हो जाएगी। तो जिस गति से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, उस गति से अर्बन हेल्थ इंडिकेटर्स, अर्बन हेल्थ की बाकी सारी चीजें बढ़नी बहुत जरूरी है। और अर्बन अपने आप में थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। जब तक हम साथ में मिलकर समझेंगे नहीं इसे अर्बन हेल्थ क्यों है और अर्बन हेल्थ क्यों जरूरी है, तब तक हम उसके गर्थ में और उसके डीप में जा नहीं पाते हैं। तो रूरल में क्या होता है कि हमारे पास टोले होते हैं, मोहल्ले होते हैं, हमें पता होता है कि इस टोले में ऐसे लोग रहते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस एक जैसी होती हैं, उनके जो स्वास्थ्य और भी जो विकास की चीजें होती है लगभग एक जैसी होती है। अर्बन में हर घर के अंदर प्रैक्टिस अलग होती है, हर घर के अंदर सेवाएं लेने के तरीके अलग होते हैं, हर घर के अंदर भाषाएं अलग होती हैं, क्योंकि लोग कहीं से आके बसे हैं। और अर्बन में अगर हम अर्बन स्लम्स की बात करें तब तो ये और भी ज्यादा गूढ़ हो जाता है, और समझना बहुत जरूरी होता है। इसकी अर्बन हेल्थ हम कहते हैं कि वी आर एक्सपर्ट इन अर्बन हेल्थ। साथ में मेरे कहते हैं कि रूरल हेल्थ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी शुड नॉट इग्नोर द अर्बन हेल्थ। बट मुझे लगता है, हालांकि आज का विषय नहीं है, हम इस विषय पर किसी और दिन अलग से अर्बन हेल्थ पर ही चर्चा करेंगे। ये आज आपके डिस्कशन से ये निकल के आया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है कि आज के समय में जो नंबर ऑफ चैलेंजेस है डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अर्बन में ज्यादा है कंपेयर टू रूरल। और इसका इम्पैक्ट हम लोगों ने कोविड में देखा है कि जब एपिडेमिक हुआ तो
जो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज थी या इन्फेक्शन रेट थे वो अर्बन में ज्यादा थे। तो इसलिए आपने एकदम सही कहा कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और आज के समय में इस पे पूरे अर्बन में नॉट ओनली इन हेल्थ एवरी एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो अर्बन के कवर करने की जरूरत है और उसकी प्रॉपर प्लानिंग और उसका है। और कम्युनिकेशन आज के सब्जेक्ट से अगर रिलेटेड मैं बात करूँ तो अर्बन में कम्युनिकेशन भी बहुत डिफिकल्ट है। अगर प्रोग्राम कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो आईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से या मोबिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिशमेंट एक अलग चैलेंज है, उस पे हम आएंगे, बाद में बात करेंगे। तो मुकेश, ये मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपको कम्युनिकेशन में एक तो हमारे जो ऑडियंस है उनको ये भी समझ में आए कि व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड why this is compulsory for the voluntary organization and how they can incorporate communication in their each and every aspects. ये बहुत अच्छी शुरुआत करी आपने सवाल की। सो बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो कम्युनिकेशन संचार है। बहुत सिंपली हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन संचार है, लेकिन इसके बहुत सारे गूढ़ तत्व भी हैं। कम्युनिकेशन में जनरली हम कहते हैं जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम लिख रहे हैं, जो भी हम बता रहे हैं, दिस इज कम्युनिकेशन। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट ये होता है कि कम्युनिकेशन का पूरा एक चैनल होता है। अनटिल अनलेस कम्युनिकेशन इज क्लोज्ड इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज कम्युनिकेशन। मैंने कुछ बोलना शुरू किया, कुछ लिखना शुरू किया, किसी ने उसे सुना, उसे पढ़ा, उसके बारे में उसने कुछ अपनी राय दी, वापस मुझे बताया, और तब जाके दोनों तरफ से कम्युनिकेशन आदान प्रदान हो जाता है, तो उसको क्लोज करते हैं। एक तरफ से कम्युनिकेशन कर देना इज वन वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये बहुत ही जरूरी होता है कम्युनिकेशन का लूप कैसे क्लोज होता है, ताकि इनके कि कंप्लीट कम्युनिकेशन है। एनजीओ के लिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि एनजीओ के लिए, स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है और एक रोबस्ट कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। क्योंकि हम जिस समाज में काम कर रहे होते हैं, हम जिस स्टेक होल्डर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, वी हैव मल्टीपल टाइप ऑफ स्टेक होल्डर टू वर्क विद। गवर्नमेंट है, डोनर्स हैं, जो पोटेंशियल डोनर्स हैं, कम्युनिटी है। सो कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। तो अगर हम स्वयंसेवी संस्था में काम कर रहे हैं या अगर एक संस्था है तो उसके पास उसकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बहुत ही स्ट्रांग एंड रोबस्ट होनी चाहिए, ताकि जो भी मैसेज या संदेश हम देना चाहते हैं वो संदेश सही समय से सही जगह पे सही माध्यम से पहुंचे, तो उसके फायदे ज्यादा होते हैं। हम लोग पुराने दिन याद करते हैं जब हम पोस्ट कार्ड यूज करते थे, अंतर्देशीय लिफाफे यूज करते थे, सब यूज करते थे। शायद हम भूल भी गए होंगे अभी कि कैसे होते थे। आज की जनरेशन को एकदम बिल्कुल, अब हम टेक्नोलॉजी पे हैं, तो जैसे जैसे जमाना बदलता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है, वैसे वैसे हम सबको बदलना होता है। और अगर आप मेरे से पूछेंगे पिछले 20-22 साल के अनुभव से, कम्युनिकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें तेजी से चीजें बदल रही हैं। तो एनजीओ के लिए बहुत जरूरी है समझना, हम सबको बहुत जरूरी है समझना कि कम्युनिकेशन में कौन सा माध्यम सटीक है, कौन सा माध्यम तेज है, कौन सा माध्यम जल्दी स्प्रेड करता है मैसेज को, किस माध्यम को ट्रैक कर सकते हैं, किस माध्यम का हम एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे उस एनालिसिस के बेसिस पे हम अगला प्लान कर सकते हैं। ये सब समझना एनजीओ के लिए जरूरी है। हमें भूलना नहीं चाहिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है और इस बड़े देश में अंतिम व्यक्ति तक अगर सेवाएं पहुंचानी है, समाज सेवाएं पहुंचानी है, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचानी है, कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। राइट, वेरी राइटली सेड कि कम्युनिकेशन के बिना आप अपनी बात भी नहीं पूरी कर सकते। और कई बार ये कम्युनिकेशन अगर सही तरीके से नहीं कहा गया तो वो एक मिथ्स और मिसकंसेप्शन की तरह भी डेवलप होता है, जो हमने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स में या नंबर ऑफ जब डिजास्टर्स हुए हैं या इस तरह के कैलामिटीज हुई हैं तो हमने देखा है। जैसे कोविड का अगर रिसेंट एग्जांपल दें तो वैक्सीन को लेके या बीमारी को लेके या उसके ट्रीटमेंट को लेके अलग अलग तरह के र्यूमर्स मार्केट में होते हैं। और ये कम्युनिकेशन ही एक है कि अगर आप स्ट्रैटेजी आपकी अच्छी है और प्रॉपर कम्युनिकेशन टूल्स आपने डेवलप किए हैं और उसके अकॉर्डिंग जो उसको पहुंचाने वाला जो आपका ट्रांसफर जो कर रहा है वो अगर उसको समझता है तो वो अच्छे से कम्युनिकेशन हो सकता है। तो इससे जुड़ा हुआ ही एक और सवाल है कि अगर कम्युनिकेशन ये है तो क्या इसकी कोई कैटेगरीज भी हैं, क्या टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं सो दैट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को ये समझ में आ जाए कि कम्युनिकेशन ये है और उसके टाइप्स ये हैं। ओके जी, so let's understand this with a very simple day-to-day life examples. So whenever we say that what's communication,
सबसे पहले अपने अपने दिमाग में बात आती है कि आखिर कम्युनिकेशन संचार कह तो रहे हैं, बट ये कैसे होना चाहिए, किस टाइप का संचार होता है. So there are 2-3 things we must understand, and we should just recall that how we practice this in our day-to-day life as well as in our organizational life or professional life. एक कम्युनिकेशन होता है जिसे हम जनरली we say verbal communication. So somebody is saying and somebody is listening. Yes. And English में कहावत भी है ना, learn to listen and listen to learn. So that verbal communication helps a lot to understand that आप किस भाव भंगिमा में चीजें कह रहे हैं, आप हंसते हुए कह रहे हैं, मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, गुस्से से कह रहे हैं, तो वो भाव भंगिमा आपको बताती है दैट वर्बल कम्युनिकेशन. बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दैट इज वन पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. मेनी टाइम्स वर्बल कम्युनिकेशन इज नॉट मच अप्रिशिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो वर्बल ही होता है, उसमें कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता है. बट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरी टाइम यू कैन नॉट राइट एवरीथिंग टू एवरीवन. कई बार जैसे ट्रेनिंग होती है, कार्यशालाएं होती हैं, उसमें आपको बोलना होता है. So that verbal communication also very impactful. And अगर वो verbal communication real gesture and posture के साथ होता है, आपके जो messages हैं, जो संदेश हैं, बहुत सही तरीके से audience से पहुंचते हैं. That is about verbal communication. Secondly, written communication. So we are writing something. Written communication के फिर से दो पार्ट हैं. One is internal written communication, जो हम अपने संस्थाओं में करते हैं, अपने एनजीओ में करते हैं, जब हम बहुत सटीक बात अपने एम्प्लॉइज को, स्टाफ को बताते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या रूल्स है, क्या नॉर्म्स है, क्या रेगुलेशंस है, उसमें क्या करना, क्या डोंट्स है, क्या डूज है, ये सब हम अच्छे से कम्युनिकेट करें. दैट इज अबाउट इंटरनल कम्युनिकेशन. हम सबको हमारी ईमेल आईडीज होती हैं, उसको लिखते हैं. देन सेकंड इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. हम जब बाहर जो लोग हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम रन करने के लिए, एनजीओ रन करने के लिए, हाउ वी आर कम्युनिकेटिंग विद देम. फॉर एग्जांपल, we have to communicate with donors who are giving money to us, resources to us to create impact at scale. We have to communicate with the donor government who is very much there to get your registration done, get your FCRA done, get your audit done, get your FCR audit done. How we are communicating with them, and with the real communication, focused communication. Yes. Third is communication with donors and जो external donors जो इंडिया के भीतर की और इंडिया से बाहर. So how we are communicating with them with their expertise and helping them to understand our expertise, that how we can help them to get return on investment. And here return of investment doesn't mean that we are getting interest on the some investment. Return of investment here means if somebody is investing $1 or 100 rupees, so what they are getting in terms of investing that money in terms of impact. उसका impact क्या होगा, तो वो कम्युनिकेशन अलग कम्युनिकेशन होती है. उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन का वो है कि कम्युनिटी के साथ हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं. और अगेन आपकी बात फिर से बोली हुई बात कि टैगलाइन कैसे इंपॉर्टेंट है. आप बहुत सारे ऐसे, आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग एनीवन, लेकिन आपको क्या चीजें याद रह जाती हैं. मैं एक दो आपको एग्जांपल देता हूँ, आप कोशिश करना, मैं श्रोतागण से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार कोशिश करें समझने की किसके बारे में बात करेगी, पर सिर्फ टैगलाइन है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, दाग अच्छे हैं, आप याद कर लो किस चीज का ऐड था, क्या बताया गया उसमें. तुम्हारी कमी मेरी कमी से सफेद कैसे, आप ऐड कर लो उसमें क्या बताया गया था. बलवीर पासा को एड्स होगा क्या, आप कनेक्ट कर लो क्या बताया गया. मेड फॉर ईच अदर, आप कनेक्ट कर लो किसके लिए बताया गया था. तो टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कम्युनिटी के लिए जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसमें टैगलाइन का बहुत बहुत बड़ा रोल है. जैसे आपका टैगलाइन आज क्या है, कम्युनिकेशन रिलेटेड स्ट्रेटजी, और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी फॉर एनजीओ. इस टैगलाइन एनजीओ के लिए क्या कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, फॉर वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर रिटन कम्युनिकेशन, और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन. ट्रू. तो जो आपने बात कही वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपको भी बहुत अनुभव है, और आपने फील्ड में बहुत सारे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है. मैंने एक बहुत कॉमन चीज देखी है भारत में काम करने वाली वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनका काम पे बहुत फोकस होता है. इम्प्लीमेंटेशन में मास्टर हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर चीजों को कम्युनिकेट करने में कहीं वो चूक जाते हैं, क्योंकि उनको शायद उसकी या तो इम्पोर्टेंस नहीं मालूम है, या इम्पोर्टेंस भी तो मालूम है तो भी शायद उसको करने में वो झिझकते हैं, या नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग चैलेंजेस हो सकते हैं. लेकिन इस पर्टिकुलर जो गैप है उसके कारण मुझे लगता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को शोकेस नहीं कर पाती, अपने काम को ब्रांडिंग नहीं कर पाती, अपने काम का जो एक्सटेंशन है वो नहीं हो पाता है. और ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बल्कि
उसके प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। मान लीजिए जैसे आपने बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए कि आज के टाइम पे जो कॉर्पोरेट मार्केटिंग करते हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करते हैं, वो उनके टैगलाइन से मालूम हो जाता है। जैसे आज भी बहुत सारे लोग वनस्पति घी को वनस्पति घी नहीं बोलते, डालडा बोलते हैं। तो डालडा इस्टेब्लिश हो गया, ब्रांड इस्टेब्लिश हो गया, इसलिए आज वही मांगा जाता है। ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स कुछ आपने भी दिए कि एड की टैगलाइन इतनी फेमस हो गई है कि लोग उसी को आते ही समझ जाते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ ये नहीं बताता कि हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं या हम अपने काम को बाहर ले जा रहे हैं, बल्कि ये भी बताता है कि आपकी कम्युनिकेशन अगर आपने किया है तो वो लोगों के बीच में आपके काम को संचारित करता है, लोगों को अवेयर करता है, और फिर उस अवेयरनेस के नंबर ऑफ बेनिफिट्स एडवांटेजेस होते हैं जो आप इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे अभी मुकेश जी ने बताया। मैं इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे और पूछूंगा, जो काफी लोगों ने, जब ये टॉपिक हम तय कर रहे थे तो कई ऑर्गेनाइजेशंस के सजेशंस भी आए और उन्होंने कहा कि हमारे प्रोजेक्ट्स में कम्युनिकेशंस के लिए अलग से कोई फंड नहीं होता, कोई बजट नहीं होता, तो वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है कि हम कम्युनिकेशन को अलग से उसको फोकस करके काम करें। तो मेरा यहाँ पर आपके सामने उन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन है कि what is the benefit of communication and how NGOs can be utilize this effective communication process in minimum resources? ये बहुत important है because whenever we talk about resources required for the communication, it's a big and burning issue for all the NGOs and for all of us, because the type of communication we are talking about, for example, mass media communication. If you are creating an ad to go on the TV and multiple channels, there is a huge cost involved. Not only in broadcasting goes advertisement, but to create that advertisement is also a big cost. You have to do some research first. Based on the research and discussion with the community, we will reach to a conclusion that okay, ऐसा मैसेज होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए. Then you have to hire some artist for that, जो अपने वॉइस ओवर दे सकें, उसमें एक्ट कर सकें, और फिर उसके बाद वो एड बनता है या उसके बाद वो आपका कम्युनिकेशन मटेरियल बनता है. Yes. एक इसका कॉस्ट हो गया. सेकेंड कॉस्ट इज कि नाउ दिस हैज टू बी ब्रॉडकास्टेड और सर्कुलेटेड टू इम्पैक्ट एट मास स्केल, एट स्केल. दैट इज अनदर कॉस्ट, क्योंकि उस कॉस्ट के लिए जाना होता है. तो हम सब एनजीओज के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है समझना कि इन सब कार्यों को कैसे हम करें और हमारी कैसे कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, जो हमारे काम को भी बताए, लोगों तक ज़्यादा मैसेज भी पहुंचाए और लोग समझ पाएँ कि हम क्या काम कर रहे हैं, और जो पोटेंशियल डोनर्स होते हैं या रिसोर्स जिनके पास होता है वो समझ सकें कि इस एनजीओ के साथ अगर हम काम करते हैं हमारा इम्पैक्ट दूर तक जाएगा. तो एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि कैसे स्वयंसेवी संस्थाएं इस पे काम करती हैं. This is very important to have a very strong communication strategy for the organization, and that making that strategy doesn't require lots of resources. By your internal people who are having good experience working for years in this sector can help us to understand what should be our communication strategy. उसके कुछ component हम लोग बनाते हैं, जैसे कि communication में आंकड़े क्या होने चाहिए, डेटा क्या होना चाहिए, हेल्थ एरिया अगर हेल्थ पे काम कर रहे हैं या एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं या सैनिटेशन पे काम कर रहे हैं या इरिगेशन पे काम कर रहे हैं, तो क्या की चीज़ें होंगी जिस पे हमें बात करनी है, वो सब सेकेंडरी डेटा से अवेलेबल होता है, आंकड़े से अवेलेबल होता है. तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हैविंग ए स्मॉल टीम टू क्रिएट अ रोबस्ट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इज रियली हेल्पफुल. जहाँ पे बड़े रिसोर्स की जरूरत होती है, जैसे आपको कुछ विज्ञापन बनाने हो या मास मीडिया का यूज करना हो, there are some strategies which we should adopt, and we are having good experience on that. So for example, I'm giving you one example. अभी बिहार सरकार ने, NHM ने, नेशनल हेल्थ मिशन ने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने, एंड उड़ीसा ने, MP ने, यूपी ने भी कुछ एडवर्टाइजमेंट को या कुछ विज्ञापन को भी प्रसारित किया वर्ल्ड पॉपुलेशन फोर्टनाइट में. एंड इट कॉल्स प्यार की चिटकनी तभी लगती है जब अनवांटेड प्रेगनेंसी का डर ना हो. दिस वॉज क्रिएटेड बाई अस. It took some money, but more than that government invested money to broadcast this. अगर हम हाथ मिला के काम करते हैं, साथ में काम करते हैं, सस्टेनेबिलिटी को दिमाग में रखते हैं कि how it can be sustained, then one portion of effort, resources and other things can be taken care by NGOs and donors, and the bigger portion can be taken care by government. And believe me, for communication, for development programs, government is not having lack of resources. They have resources. Yes. They need to tag ourselves with them. वेरी नाइस.
आपने बहुत अच्छी बात कही। मुझे इस बात से एक वाकया याद आया कि ISRN कोविड के दौरान हम लोग यूएसएड के कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम से एसोसिएटेड है नॉर्थ ईस्ट में, और अभी भी वो RI के उसमें चल रहा है, कन्वर्ट हो गया है, 5 स्टेट्स में काम कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें ड्यूरिंग द कोविड पीरियड एक टर्मिनोलॉजी हमने यूज की, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ज्योग्राफी आपको मालूम है कि बहुत हार्ड टू रीच एरिया है, पॉपुलेशन बहुत स्कैटर्ड है, रास्ते नहीं है जाने के लिए। तो ऐसे ज्योग्राफी में काम करना एक अपने आप में चैलेंज है, और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज भी नहीं है। तो एक हम लोगों ने नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, वैक्सीन ऑन व्हील्स। सो वैक्सीन ऑन व्हील्स जब हमने चलाया, और मोटरसाइकिल भी उसमें कस्टमाइज की, और लोग एक उनको हेल्थ वर्कर को बैठा के ऐसे ऐसे एरियाज में ले गए जहाँ 3 घर 4 घर थे, जहाँ पे बहुत कम लोग रहते थे, लेकिन हर जगह पहुंचना था, हर डोर को नॉक करना था। तो उस ऑब्जेक्टिव को लेके वैक्सीन ऑन व्हील्स लॉन्च किया, और वो वैक्सीन ऑन व्हील्स इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी मेघालय में RI प्रोग्राम में वैक्सीन ऑन व्हील्स उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की कि जब कोई स्ट्रैटेजी सक्सेस होती है और उसमें कम्युनिकेशन ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप, मैं फिर कहूंगा, आप जो कोट कर रहे थे टैगलाइन, वो टैगलाइन ही है जहाँ पे जो पंच है, वो पंच कितना अपीलिंग है, कितना कैची है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक और बात यहाँ पर आपने बहुत अच्छी कही कि रिसोर्सेज, मिनिमम रिसोर्सेज में भी आप मैक्सिमम कम्युनिकेशन प्लान बना सकते हो, स्ट्रैटेजी बना सकते हो। और एक चीज मैं आपकी बात को अगर समराइज करते हुए आपके लिए बताऊं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे आप कर सकते हो अगर अभी तक आपने अपने काम में नहीं ऐड किया है। तो जब भी आप कोई प्रपोजल बनाइए, प्रपोजल में आप एक्टिविटीज तो प्लान करते हैं बजट के समय या टेक्निकल प्रपोजल में, तो हर एक्टिविटीज के अंदर IC का प्रोविजन आप जरूर रखिए, और IC के साथ साथ ओवरऑल एक कम्युनिकेशन प्लान उसके में ऐड कर सकते हैं, उसके लिए थोड़े बजट का प्रोविजन कर सकते हैं। हाँ, अलग बात है डोनर की लिमिटेशन और उनके चॉइस पे वो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर प्रपोज करेंगे और उसका उसका इम्पोर्टेंस अगर टेक्निकल प्रपोजल में आप दिखाएंगे, तो ऑफ कोर्स वो डोनर एक्सेप्ट करेगा और उसको आपको करने के लिए आगे बढ़ाएगा। तो देन फिर आपको आने वाले प्रोजेक्ट्स में आपको शायद कम्युनिकेशन के लिए रिसोर्स की प्रॉब्लम ना हो, और आप एक प्लान तरीके से कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात आपने बताई। मैं इसी से जुड़ा एक एरिया है जो जिसमें क्रिटिकल एरिया रिक्वायर फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर मैं कहूँ तो उससे जुड़ा ये सवाल है कि इन विच एरिया NGO ऑपरेशन इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन मोस्ट क्रिटिकल। अगर ऐसा बताना हो तो थोड़ा कुछ एग्जांपल्स के साथ आप बता सकते हैं, क्योंकि PSI का एक बड़ा काम है और काफी एरियाज में आप डिफिकल्ट एरियाज में काम कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह के क्रिटिकल एरियाज के एक्सपीरियंसेस हो तो आप शेयर कर सकते हैं, वो एज एग्जांपल हमारे ऑडियंस और जो NGO पार्टनर्स हैं उनके लिए एक लर्निंग होगी। जी, सो जितने क्रिटिकल एरियाज होते हैं, हम सब NGOs के लिए, जो लोग ग्रास रूट लेवल पे लोगों को मदद करने के लिए काम कर रहे होते हैं, उसमें ये समझना बहुत ही जरूरी होता है हम सबके लिए कि जो हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है और जो हम कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं, उसमें वो क्रिटिकल एरियाज क्या हैं और कैसे उनके साथ डील करना होता है, ये हम सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए और अपने अनुभव साझा भी करना चाहिए। अच्छा है कि ISRN ये इस तरह के कार्यक्रम रखता है जहाँ हम लोग अपने अनुभव साझा कर पाते हैं। तो ये समझना पड़ेगा हमें क्रिटिकल एरियाज क्या है। दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, भाषा का इस्तेमाल, विच लैंग्वेज वी आर गोइंग टू यूज, क्योंकि अगर हम अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं या बड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो अलग अलग भाषा के लोग होते हैं, और जो लोग कम्युनिकेशन फील्ड में काम करते हैं दे नो कि मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज डिफरेंट इन डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन। आप कहेंगे तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल भी दूंगा इसी में कि जब मैं जमशेदपुर में हम लोग काम कर रहे थे, तो चांद टान एंड धुआं पोछा, थोड़ा वहाँ पे बंगाली ज्यादा रहते हैं जो हम स्लम्स में काम कर रहे हैं, मतलब रूरल एरिया में काम कर रहे थे। तो चांद टान एंड धुआं पोछा दोनों के एक मीनिंग होते हैं। चांद टान इज नहलाना धुलाना, धुआं पोछा मतलब साफ से पोछ देना। ये लोकल लैंग्वेज है, तो हमें समझना पड़ेगा अपने कम्युनिकेशन में भी कि हम जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर हमारा कम्युनिकेशन चला गया कि यू हैव अ न्यू बॉर्न एट होम, आप चांद टान करा देना, तो तुरंत उसे नहला देंगे, लेकिन जो कि तुरंत नहीं नहलाना चाहिए, जो कि सही नहीं है, जो चिकित्सीय परामर्श और सलाह है उसके हिसाब से। बट अगर धुआं पोछा कहेंगे तो उसे क्लीन किया जाएगा, क्लीन करके उसको रैप करके माँ को दिया जाएगा। ये तो हमारे प्रोग्राम की कम्युनिकेशन की बात हुई। लेकिन जब इवैल्यूएशन होता है, क्योंकि जो भी डोनर या जो भी सरकार आपको पैसे दे रही है काम करने के लिए, रिसोर्स दे रही है काम करने के लिए, वो इसका इवैल्यूएशन भी करेगी
इवैल्यूएशन के क्वेश्चनर भी ऐसे डिजाइन नहीं होने चाहिए कि आपने काम तो किया धुआं पोछा पे बट पूछ रहे हैं चांद टान, या काम तो किया चांद टान के पूछ रहे हैं धुआं पोछा, सारा डेटा बदल जाएगा. देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आई एम सॉरी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम कैसे कम्युनिकेशन डिजाइन कर रहे हैं और उसमें भाषा का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और अलग अलग जगहों पे जो भाषा चल रही है उस पर कैसे कैसे उस भाषा का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं. दूसरा चीज है क्रिटिकल कम्युनिकेशन में किस सब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हैं. अगर आप न्यूबॉर्न केयर पे काम कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन का स्टाइल तरीका एकदम अलग होता है. अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन पे काम कर रहे हैं, गर्भ निरोधक पे काम कर रहे हैं, तो आपके कम्युनिकेशन का तरीका एकदम अलग होता है. वो शायद एकदम डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता, कई बार डायरेक्ट भी होता है जब आप यूथ के साथ काम करते हैं. जैसे कई बार हम कहते हैं ना, बी बोल्ड, इट्स कॉन्ट्रासेप्शन, अगेन टैगलाइन. सो अगर कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बात करें तो बोल्ड होना पड़ेगा, बट आपको ये समझना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे बोल्ड होना है, इस एज ग्रुप के साथ बोल्ड होना है, इन माताओं बहनों के साथ बोल्ड होना है, इन पुरुषों के साथ बोल्ड होना है. तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बहुत ध्यान से बनानी पड़ती है. आप HIV एड्स कितना काम हुआ उस पर कैसे कम्युनिकेशन बना रहे हैं, सैनिटेशन पे कितना काम हो रहा है. हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसे हम आफ्टर द फ्लश कहते हैं, या आप वॉशरूम के अपने फ्लश दबाए उसके बाद क्या होता है. वी शुड नो कि आफ्टर द फ्लश क्या होता है, उसका कम्युनिकेशन एकदम अलग होता है कि आफ्टर द फ्लश का मतलब क्या है, उसके बाद कम्युनिकेशन कैसे करना है. ये सब कुछ क्रिटिकल एरिया है जो बहुत हमें ध्यान रखना होता है. ये अपने इंटरनल प्रोग्राम. दूसरा क्रिटिकल एरिया जब आप सरकार के साथ और जो स्टैट्यूटरी बॉडीज है उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, वहाँ बहुत फोकस्ड, बहुत एक्यूरेट, बहुत सटीक कम्युनिकेशन होना चाहिए. तो वहाँ पे आप चांस नहीं ले सकते कि अच्छा हम अपने ऑडिट रिपोर्ट को ऐसे नहीं ऐसे दिखा देंगे. ऑडिट रिपोर्ट ही ऑडिट रिपोर्ट, जो FCR रिपोर्ट है FCR रिपोर्ट, उसको चेंज नहीं कर सकते. तो उसमें कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना है, उसमें कम्युनिकेशन टू द पॉइंट होना है, एक्यूरेट होना है, जो नॉर्म्स आपको नॉट करने होता है. ये कुछ क्रिटिकल एरिया से बहुत फोकस करना. बहुत अच्छी बात है. आपने जो क्रिटिकल एरिया में सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वो आपने टच किया. वो बहुत मैंने कई बार देखा है कि फील्ड में जब फील्ड फंक्शनरीज, फ्रंटलाइन वर्कर्स जब काम करते हैं तो बहुत कुछ वर्कर्स होते हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, और वही सेम काम दूसरे वर्कर उनके साथी जो कर रहे होते हैं शायद उनका उतना इफेक्टिव नहीं होता. तो वो एक बहुत लाइव एग्जांपल है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का कि कैसे हम मोबिलाइज करते हैं. इवन विद इन ऑफिस अगर आप देखिए कि आपके ऑफिस में कुछ लोग होते हैं जो सबके बहुत फ्री होते हैं, और क्यों? क्योंकि उनका कम्युनिकेशन इतना फ्रेंडली होता है और विद इन एनवायरनमेंट वो इतने लाइव रहते हैं कि वो लोगों के बीच में रहते हैं. उनकी प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस इंपॉर्टेंट नहीं रोल प्ले करती. लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको लोग जानते भी नहीं कि अच्छा वो ऑफिस आया है, कब चला गया, कब गया नहीं. तो ये जो इंटरपर्सनल स्किल है या कैसे लोगों को अपने में इंगेज करना है, इन्वॉल्व करना है, ये सारे पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. और स्पेशली डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो जो फ्रंटलाइन वर्कर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर आप सोशल मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का काम कर रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन बहुत सटीक और सीधा होना चाहिए, जो बेनिफिशरीज को बता सके कि आप क्या करने आए हो, क्यों करने आए हो, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, और उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या हैं. अगर ये हम अच्छे से यूज करें, लोगों को ट्रेन करें, तो शायद हमें हेल्प मिलेगी. तो ये बहुत अच्छी बात है. मैं मुकेश जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कि आजकल कम्युनिकेशन एक फंड रेजिंग का माध्यम भी बना है. तो मेरा जो उसी से जुड़ा सवाल है कि रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड फंड रेजिंग. व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिकेशन फॉर फंड रेजिंग एंड resource mobilization? See, this is very important because survival of all of us and organizations are very much dependent on the resources we have. क्योंकि हम सब नॉन प्रॉफिट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं तब हम काम करते हैं और उससे हम ऑर्गेनाइजेशन भी रन करते हैं. करेक्ट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन का रोल कैसे होता है फंड रेजिंग में एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन. तो अभी जिस तरह से कम्युनिकेशन के तरीके बदल रहे हैं उसमें बहुत जरूरी हो जाता है हम सब NGOs के लिए कि हम अपना कम्युनिकेशन कैसे रखें, कौन सा माध्यम अपने कम्युनिकेशन का जिससे लोग हमारे तक अट्रैक्ट हो. We can say that this is a small kind of marketing of our work which we have done for the community in terms of charity and welfare. बट बताने का एक तरीका होना ही है. अभी तो लोग जानेंगे कि हम कुछ काम किया. अभी किसी से आप पूछोगे चांद पे सबसे पहले कौन गया, लोग फटाक से स्पूट कर लेंगे. Only because of communication, because they know कम्युनिकेट किया. नहीं कम्युनिकेट किया तो कोई नहीं जानता.
हम जो भी काम कर रहे होते हैं हमें बताना होता है कि हमने काम क्या किया, और ये ध्यान रखना होता है कि जो आवश्यकता है, रिसोर्स जो आपको दे रहे हैं जिनसे मिल सकता है, उनको क्या आवश्यकता है उसको कैसे बताना है। तो जो मल्टीपल माध्यम से, चाहे वो पहले ट्विटर था, एक्स हो गया, वो उसके थ्रू, या फेसबुक पेजेस के थ्रू, या इंस्टाग्राम जो युवाओं में काफी पॉपुलर है, नंबर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको कैसे यूज कर सकते हैं। मजेदार बात है, कई सारे लोकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है जो स्टेट टू स्टेट वैरी करते हैं। लाइक आजकल कम्युनिटी रेडियो बहुत कम्युनिटी रेडियो बहुत रोल प्ले करता है। तो हमें इन सभी को टैप करना पड़ेगा, अपनी कही हुई बात लोगों के माध्यम से कैसे पहुंचाए। मैं अगर आके बोलूंगा कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, तो एक बात होगी, मैं हूँ नहीं हूँ, पर कोई दूसरा बोलेगा कि बहुत स्मार्ट है तो शायद ज्यादा असर करता है। सरकार बोलती है हमने अच्छा काम किया, ज्यादा असर करता है। समुदाय बोलती है ज्यादा अच्छा काम किया, ज्यादा असर करता है। बेनिफिशियरी जो लाभार्थी होते हैं वो कहते हैं ज्यादा अच्छा काम किया, ज्यादा बेनिफिशियरी होता है। इसीलिए कम्युनिकेशन में सोशल इन्फ्लुएंसर आजकल बहुत इसी रोल प्ले करता है। तो Exactly. आजकल देखिए, आपने सुना होगा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ गई, लाइक इन्फ्लुएंसर यूज एज अ टूल्स फॉर मार्केटिंग। तो नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो जिनके फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, और उनकी कही भी बातें अब बहुत लोग फॉलो करते हैं। तो वो भी इसका पार्ट है। मुझे याद है हम एनजीओ के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम क्यों नहीं इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। हम क्यों नहीं एक ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं कि हम अच्छे किए गए काम को कैसे बता सकें। तो हमारी जो अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी होती है उसको जरूर से बताना होता है, या उसको जरूर समझना होता है कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म से जहाँ हमें अपनी बातें बतानी है, और कैसे उससे जो पोटेंशियल डोनर्स हैं या जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और कहना चाहूंगा आपसे, जो आप लोग के अपने एक्सपीरियंस पे है, कि मैं छोटा सा एग्जांपल के साथ ही कहता हूँ, मे बी इजी टू अंडरस्टैंड इफ देयर इज एन एग्जांपल। So suppose you have a family planning program and you are saying that in last 1 year you saved, I mean you helped 1 लाख women को आपने हेल्प किया जो अनवांटेड प्रेगनेंसी उनको ना हो। That is a good achievement. Yes. This is very important to tell the donor. This is one part of communication. We supported 1 लाख women को जिन्होंने अनवांटेड प्रेगनेंसी से अपने आप को बचाया। But at the same time there are multiple other health impact and effect on other health indicators. इसके बारे में बात ही नहीं करते। मैं एग्जांपल देता हूँ, 1 लाख अनवांटेड प्रेगनेंसी आपने रोक ली, क्या क्या रोक लिया? देखो, आपने 1 लाख इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रोक, आपने 1 लाख इंटू 2 लाख टीटी के इंजेक्शन रोके, 3 लाख टीटी के इंजेक्शन रोके, आपने 1 लाख बीसीजी का इंजेक्शन रोका, आपने 1 लाख इंटू 3 लाख डीपीटी का इंजेक्शन रोके, एंड गो ऑन। और इतने जितने इंजेक्शन और वैक्सीनेशन है, इसके आपने केवल इसको बर्डन कम नहीं किया, आपने क्लाइमेट पे इम्पैक्ट डाला, तो कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि आपके सिलेंडर डिस्पोज होते हैं, सब डिस्पोज होते हैं, कार्बन फुटप्रिंट बनता है। आप हमेशा बता सकते हो कि 1 लाख वुमेन को हेल्प करके आपने कितने कार्बन फुटप्रिंट कम किया। दिस इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच विल अट्रैक्ट donors who are putting money on climate change, reducing carbon footprint. So NGOs has to have, I mean, the internal resources to understand कैसे other health impact को हम लोग अपने कम्युनिकेशन के थ्रू बता सकते हैं with the existing health work we are doing or any development work we are doing. वेरी नाइस। तो इसमें एक और पॉइंट है जो चाहूंगा मैं आपको उसको भी हमारे जो जुड़े हुए दर्शक हमसे बताएं। क्राउड फंडिंग एक आजकल बहुत ही इमर्जिंग कंपोनेंट है, और उसमें क्राउड फंडिंग 100% कम्युनिकेशन बेस्ड है। तो उसके क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, हाउ ग्रासरूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन कैन यूटिलाइज दिस क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म थ्रू कम्युनिकेशन। सो क्राउड फंडिंग में कम्युनिकेशन का रोल है, हमें 2-3 चीजों का इसमें ध्यान रखना होता है। क्राउड फंडिंग के लिए एक तो आंकड़े बहुत जरूरी होते हैं, डेटा आप क्या बता रहे हो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगेन India is a big country. We have to understand that government and other players are playing a role in development. So using data to support government and other stakeholders is always helpful and donor get attract. Rather than कि हम अगर ये कहते हैं ना कि हमारे यहाँ ये 3-4 चीजें बहुत खराब चल रही हैं, इसके लिए फंडिंग चाहिए, तो I mean most of the donors and investors will not be much interested to put on that. Rather you can say that is a big country. We want to support government. Government is working, and 10% or 5% or 3% support we can also provide with your support. Yes. So that this collaborative effort can help this big population in the country to get a real health and development services. Right, very nice. और कुछ जैसे ये जो आपने कहा उसके बेसिस पर अगर हम पर्टिकुलर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की अगर पोस्टर्स डिजाइन करें और उनके कैंपेन मोड में उसको ले जाएं, तो हम आजकल के समय पे कई डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं,
मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बट नंबर ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जिनमें आप उनके टाइम टू टाइम कैंपेन चलते हैं, जिसमें आप, जैसे मुकेश जी ने कहा, कि आप अपने जो प्रॉब्लम्स हैं या जो आपके एरियाज में चैलेंजेस हैं उनके बेसिस पे आप एक कैंपेन डिजाइन कर सकते हैं और प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल डोनर्स, इंडिविजुअल डोनर्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे लोग उसमें, अगर वो आपके प्रोग्राम से कन्विंस है, आपके आइडिया से कन्विंस है और उनको लगता है कि आप प्रॉपर इस पर्टिकुलर कॉज को लेकर आप इस कैंपेन को रन कर रहे हैं, तो वो उसमें पैसा लगाते हैं, मतलब वो देते हैं और फिर आपको डायरेक्ट आपको आ सकता है। तो ये एक काम जो हो सकता है कम्युनिकेशन के थ्रू। अब मैं वापस जा रहा हूँ वहां पे, जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा दर्शकों को मालूम चले कि व्हाट आर सम की एलिमेंट्स ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी फॉर एनजीओ प्रोग्राम। ये एक है, और इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल है कि हाउ कैन एनजीओ टेलर देयर कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी टू डिफरेंट ऑडियंस एंड स्टेकहोल्डर्स। तो पहले सवाल पे आते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए कम्युनिकेशन की, कौन से प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। सो ये तो है डिजिटल का जमाना है, तो वी शुड डेफिनेटली टैप the social media platforms, any of the social media and all of the social media which is available. हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, because you know communication is mostly for the awareness generation. Until unless we are doing something different than awareness generation, I mean we may or may not be very successful to attract the donors. जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम सॉरी मैं बहुत ज्यादा एग्जाम्पल पे बात करता हूँ। सो जैसे किसी भी चीज का अवेयरनेस की अगर बात करें, आप लोगों से सवाल पूछें तो आपको पता चलेगा मोर देन 95% पीपल आर नोइंग अबाउट दैट इज वन पार्ट टू गेट द पीपल अवेयर। सेकेंड इज कि अगर हमें पता है फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सबको पता है, जिससे आप पूछे बताएंगे यस वी नो। सेकेंड इज आपका इंटेंशन क्या है, आप शुरू नहीं करेंगे स्मोकिंग या आप छोड़ देंगे या कम करेंगे, दैट इज द इंटेंशन। एंड थर्ड इज कि आपको प्रैक्टिस में क्या है, विच कैन बी मेजर्ड। सो प्रैक्टिस में अगर आप जितने कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी हैं, ऑल एनजीओ शुड हैव अ मेजरमेंट स्ट्रेटजी इन प्लेस टू मेजर दैट इफ वी हैड अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और कम्युनिकेशन डिजाइन और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दैट, इंपैक्ट है या नहीं, चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो सिर्फ हम इंफॉर्मेशन एजुकेशन तक नहीं रखें, हम उसका लूप जरूर से क्लोज करें, दैट इज वन। Second is we generally see that how to part is missing in many of the campaign communications. ये होगा कैसे? जैसे कि okay, immunization is very important, 100% kids should be immunized and संपूर्ण टीकाकरण होना चाहिए. But how to do that? We need to know. How much time it will take? We need to know. Where we can get this? We need to know. How much money it will take? We need to know. हमारे कम्युनिकेशन में इन सब चीजों का पार्ट होना चाहिए, तब जो लाभार्थी है, बेनिफिशियरी है, माँ है, पिता है, उनको पता होगा एक्चुअली इसमें हमारा कितना टाइम, कितना पैसा, कितना समय लगने वाला है, या ये लो कॉस्ट है या नो कॉस्ट है। दैट इज द सेकंड पार्ट, हाउ टू पार्ट, एंड मेनी ऑफ द कम्युनिकेशन जनरली मिस दैट पार्ट। हमें देखना है कि हाउ टू पार्ट मिस नहीं है। थर्ड है कि जब हम अपनी इन सब कम्युनिकेशन को डोनर्स तक लेके कैसे जाएं, यानी पोटेंशियल लोग हैं जो इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए, उन तक लेके कैसे जाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो एक है ही, वी शुड नॉट मिस द डिफरेंट वेबिनार्स, सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस जहाँ ये कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लर्निंग एक्सचेंज होता है, लर्निंग शेयरिंग होती है। हम 40 लोग 45 लोग बैठ के 40-45 एनजीओ एक जगह बात कर रहे हैं, तो वी लर्न फ्रॉम ईच अदर हाउ टू वर्क टुगेदर, वी लर्न ईच अदर्स कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू गेट और प्रोवाइड सपोर्ट। हो सकता है क्लाइमेट चेंज में मुझे काम नहीं आता हो, लेकिन आपको बहुत अच्छे से आता हो, आई नो समथिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज डोनर, आई विल टेल यू दैट, ओके यू कैन अप्रोच दैट। सो ये मिलना बहुत जरूरी है। सो फिजिकल मीटिंग इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, so that should not be discontinued, it has to be there। and आजकल लोग इसको नेटवर्किंग भी कहते हैं, कि मीटिंग्स आपको एक न्यू नेटवर्किंग का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, सो दैट लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर सको, मिल सको। मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो आपने कहा है कि कम्युनिकेशन में स्ट्रैटेजी में एक आजकल बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो डोनर भी देखता है। जैसे आप अगर किसी कंपनी की बात करें तो कंपनी के केस में हर कंपनी की कम्युनिकेशन पॉलिसीज होती हैं, ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन को भी, स्वयंसेवी संस्थाओं को भी अपनी कम्युनिकेशन पॉलिसी बनानी चाहिए।
और ज्यादातर अब जो अच्छे काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है वो बाकी पॉलिसीज के साथ साथ कम्युनिकेशन पॉलिसीज भी बनाते हैं और उस कम्युनिकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनकी टीम उनका आईसी मटेरियल्स प्रिपेयर करती है। या कम्युनिकेशन में सिर्फ आईसी नहीं है, कम्युनिकेशन में आपका इंटरनल कम्युनिकेशन भी है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी है, फिर आपका जो डे टू डे कम्युनिकेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो पॉलिसी है इसको भी हम कहीं से कहीं रेफर कर सकते हैं। अब मैं जल्दी से आता हूँ, समय क्योंकि कम है और बहुत सारी चीजें पूछनी है आपसे, तो ये मौका हम जाने नहीं देना चाहते। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट है ब्रांडिंग का। तो ये जनरली कॉर्पोरेट के केसेस में टर्मिनोलॉजी नॉमेनक्लेचर यूज होता है ब्रांडिंग एंड कम्युनिकेशन, बट डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ब्रांडिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो मेरा क्वेश्चन है कि हाउ डज इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंट्रीब्यूट टू ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग ऑफ एनजीओज एज अ चेंज मेकर? Right. So for all the NGOs, for all of us, branding and marketing plan is very important, Yes. and that can be developed internally. So branding and marketing plan is having two parts. One is internal branding and marketing plan, जब हम internal communication करते हैं, हम एक छोटी सी कम्युनिकेशन पॉलिसी होती है कि हम इंटरनली कौन सी कम्युनिकेशन पॉलिसी को फॉलो करेंगे, एंड दैट टॉक्स अबाउट कि आप मेल लिखते हो तो कितने समय में जवाब आता है उसका, आप कॉल करते हो तो कितने समय उसके आंसर्स आते हैं, इट्स ऑल डिफाइंड। आपको क्या इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, अब जितने फास्ट होते हैं उतनी एफिशिएंसी बढ़ती है और यूनिफॉर्मिटी भी आती है, राइट। सबको एक जैसे मैसेज मिलेंगे एंड सब एक जैसे समझेंगे। किसी को कुछ क्वेश्चन होगा, दे विल आस्क द क्वेश्चन एंड दे विल गेट सॉल्यूशन टू दैट क्वेश्चन। जब कोई न्यू टीम मेंबर जुड़ता है तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल, उसको मालूम है कि हमारा पैटर्न क्या है, रिपोर्टिंग पैटर्न क्या है, कम्युनिकेशन पैटर्न क्या है, हमें कैसे किस चीज को यूज करना है। इवन मैंने देखा है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के कलर भी डिफाइन होते हैं कि आपका थीम कलर क्या है, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ब्रांड, राइट। एंड दैट I was talking about branding and marketing plan. So again, giving an example of the organization where I am working, so we have branding and marketing plan that talks about email, even font क्या होगा, font के sizes क्या होंगे, color कौन सा होगा, email signature कैसा होगा, you have to put your photograph, phone numbers, great place to work, happiest place to work, वो सारे लोगो होंगे, सब एक जैसे होंगे। You will find 100 and 200 persons are having एक one type of signature, only your photograph designation नाम से रहता है। So internally we will find the same, and we recognize that as it is coming from the reliable resources because it is having that branding plan. Similarly, for external communication, this is also very much required. If you are talking to donor, who can talk to the donor? There is a set of people who can talk to the donor, correct? Because you have to give right information, critical information, important information, sometimes confidential information about your audits and their results and other things to the donor. The set of people has to be defined for a communication channel. Exactly, yes. And for the press, who can talk to the press? I mean, if you have 500 staff in the place, all 500 cannot talk to the press. Because press is having press needs information, and that information has to be accurate and static from the organization. So these things have to be defined. आप गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करते हो, that has to be defined. आपके विजिटिंग कार्ड कैसे होंगे, that is the part of branding and marketing plan. आपके पीपीटी के टेम्पलेट्स कैसे होंगे, that has to be planned under branding and marketing plan. All these things are defined in 10-12 page of document. We can refer from any of the organization when we are meeting together, and we can start working on that, and based on our requirement, our organization requirement, we can modify and we can adapt that. Very so nice. That's the policy. Very nice. So policy सिर्फ बनाना नहीं है, उसको execute भी करना है, और जब भी जरूरत हो उसको अपडेट भी करना है, so that टाइम के साथ वो पॉलिसी अपडेट्स हो और उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकें। बहुत अच्छी बात है। अब में एक और सवाल है जो इवैल्यूएटिंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस से जुड़ा हुआ है, जिसमें मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हाउ कैन एनजीओ मेजर their effectiveness of communication strategy and make necessary adjustment, and also that part of this question, like what metrics and indicators should be used to assess communication impact? Right. So generally what we do in many of the organization, and many of you are also doing, must be doing this, that having a M&E framework in place. And M&E framework not only include the program indicators, but also include the communication indicators. So if we are working to improve the immunization in among the communities, then it's not only communication which is contributing, but there are many other things. It's communication, it's maybe training, it's maybe supply, it's maybe skill development. So many things are coming here. But there is a way to find out that what communication contributed
to achieve the 100% immunization or X% of immunization among the kids. So that's monitoring and evaluation framework is very simple, can be prepared, and generally we do this in two parts. One is we call it PMIS, Project Management Information System, where we are collecting the data and information and we are analyzing this to design or develop or modify our programs. ये सही चल रहा है नहीं चल रहा है. And second is sometimes external evaluation happens. Like even the government data set like NFHS or NSSO, all these are the external evaluations. और आपके जो donor हैं उनका एक external evaluation है. उसमें भी communication एक part होता है. We need to understand कि हमारे डे टू डे प्रोग्राम में कम्युनिकेशन को ट्रैक करने के सिस्टम्स है या नहीं, हम कितने लोगों तक पहुंचे, कितनों को इंटरपर्सनल काउंसलिंग किया, कितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, कितने मैसेजेस गए, जो पोस्टर बैनर्स डिजाइन हुआ व्हाट्सएप ग्रुप पे गया या नहीं गया, जो छोटी छोटी फिल्में बनी उस ग्रुप पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, लोगों के वॉइसेस उस पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, एंड देन हाउ मेनी पीपल नो दैट एंड प्रैक्टिस दैट इज द इवैल्यूएशन. And that helps a lot if you have a monitoring and evaluation framework within the organization, having communication and some indicators of communication. Yes. That helps. ये बहुत अच्छी बात आपने कही. मैं अपने शुरुआती दिनों का एक एग्जांपल दूंगा कि कम्युनिकेशन कैसे रोल प्ले करता है रिपोर्टिंग में, MIS रिपोर्टिंग में या आपके काम के रिपोर्टिंग में. शुरुआती दिनों में मैं यूनिसेफ राजस्थान में काम कर रहा था और वहां पर एक सॉल्ट आयोडाइजेशन का प्रोग्राम था, विटामिन ए सॉल्ट आयोडाइजेशन. तो उसमें जो हमसे पहले जो काम करते थे ऑफिसर की जो रिपोर्टिंग थी वो शायद कम होगी, और उसका मुझे कब मालूम चला कि जब मैं एक स्टेट लेवल की मीटिंग में गया और मैंने रिपोर्ट रखी कि हमने इतना एरिया सेंसिटाइज किया और इतने लोगों को अवेयर किया और इतना मैट्रिक टन हमने आयोडाइजेशन किया है. तो वो जो स्टेट डायरेक्टर थे, हेल्थ डायरेक्टर, वो बड़े सरप्राइज हो गए. वो बोले ये क्या बात कर रहे हो, आप कौन हो? पहले तो गुस्सा हुए और उन्होंने कहा इस आपसे पहले जो ऑफिसर आता था वो तो इतना नहीं बताता था. उन्होंने कहा 1000-2000 लोगों तक हम पहुंचे, आप कह रहे हो 1 लाख लोगों को हमने कवर कर लिया. तो मैंने कहा सर ये मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ मैं कैसे 1 लाख लोगों तक पहुंचा और कैसे किया. तो बताओ कैसे 1 लाख नंबर हो गया, 1000 से 1 लाख कैसे पहुंचे. तो मैंने कहा उसमें आप कंपोनेंट में देखो क्या है. हमने लिखा है कि ये जो टारगेट पॉपुलेशन है उसको हमने अवेयर किया और वो 1 लाख है. तो बोले कैसे 1 लाख लोगों का. मैंने कहा हमारे इतने नंबर ऑफ IC प्रोग्राम्स हैं जिनको आप देख सकते हो, एक्टिविटीज देख सकते हो. तो बोले हर एक तक पहुंचे. हमने कहा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर हम करेंगे तो हम हर एक तक पहुंचे, डायरेक्ट में इतने लोगों तक पहुंचे, इनडायरेक्ट में. लाइक हमारा रेडियो प्रोग्राम अगर 20,000 लोग सुन रहे हैं तो मैं रिपोर्ट अपनी 20,000 दूंगा, क्योंकि इनडायरेक्ट उसका इफेक्ट है. होल्डिंग आप स्कोप पे लगाते हैं, वो कितने लोग देख रहे हैं इसको मेजर करना टफ है, लेकिन जितने लोग अगर हम पर्टिकुलर टाइम को मेजर करें कि इस टाइम पे कितने लोग निकलते हैं उनमें से 50% पॉपुलेशन को अगर हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो सही है. तो एडवर्टीजमेंट का कैसे रिपोर्टिंग, तो मैं आपकी बात से मुझे ये ध्यान आया कि अगर आप कम्युनिकेशन को प्रॉपर मेजर करते, इवैल्यूएट करते तो आपकी रिपोर्टिंग सिस्टम में भी इम्पैक्ट करता है, एफिशिएंसी डेफिनेटली इंप्रूव करती है. यस. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था. एंड एक और मैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाऊं उससे पहले एक आखिरी सवाल है कि इनोवेशन इन कम्युनिकेशन भी काफी कुछ हुआ है. तो आर देयर एनी इमर्जिंग ट्रेंड और टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन दैट एनजीओ शुड बी अवेयर ऑफ? अगर आप बताना चाहें ऐसा तो आप प्लीज बता सकते हैं, या उसको एक और अगर मैं सवाल इसमें मर्ज कर दूं कि हाउ एनजीओ स्टे अहेड on the curve in adopting new communication tools and strategy. So अभी जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे that scenario is changing and technology is playing a big role. For example, artificial intelligence is there, right? So if we have resources and or we have supported by someone who can provide some resources and technical expertise, artificial intelligence can be adopted by many of the NGOs. At the same time, we should not forget that there is a word called artificial in artificial intelligence. तो हम जितना प्रैक्टिकल और जितना इस पे वो ज्यादा अच्छा है. चैट जीपीटी भी है एंड देयर आर मेनी मोर जहाँ पे चीजें हो रही हैं और बहुत सारे कम्युनिकेशन उस पे होते हैं. जो इन्फ्लुएंसर्स के अपने ग्रुप्स बन जाते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, वो काफी यूज होते हैं. हमें उसका ध्यान रखना चाहिए. लेकिन एक चीज जरूर से हमें समझना चाहिए और जानना चाहिए कि इस बदलते परिवेश में जो तथ्य वाली बातें हैं, जो आंकड़े और डेटा के साथ करने, जैसे अभी आपने आंकड़े का एग्जांपल दिया, डेटा एग्जांपल दिया, दैट शुड नॉट बी मिस्ड आउट. बिकॉज जब आप प्लेटफॉर्म पे आते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और एनी बिग मीडिया प्लेटफॉर्म पे, देन व्हाटएवर वी आर सीइंग
we are quoting, that is recorded and documented. So we have to that should be correct. So हमारी उसकी accountability बढ़ाता है वो, that is good कि हमारी accountability बढ़ रही है. At the same time we have to be very much sure that whatever we are providing that is correct and accurate. Yes. So ये बहुत important हो जाता है. एक चीजें जो और अभी बदल रही हैं इंडियन परिवेश में, भारतीय परिवेश में भी और बाहर भी, कि नियर रियल टाइम डेटा कितना है. Because in technology के ज़माने में you cannot wait that after 2 years or 3 years a survey will be happening, then you will come to know. So near real time data should be there. It may not be that much accurate, but it can give you an idea to modify your program moving forward. You have not to wait for 2 years. Data आ जाएगा, देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. So near real time is important. For example, कोविड का आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, और आशाएं हर दिन 30 घर पे जाती थी उनको कम्युनिकेट करने के लिए, बट दैट वाज मॉनिटर्ड. हर दिन पता होता था आज आशा कितनी घर पे गई है, आज कितनी घर पे गई है, एंड दैट हेल्प्ड अ लॉट एज अ कंट्री, इंडिया एज अ कंट्री, टू ओवरकम एंड टू फाइट विद द कोविड-19 सिचुएशन. और ये हर क्षेत्र में ऐसे ही है. जैसे हमारे बैंक्स में कैसे होते हैं, यू विथड्रॉ 1000 रुपीज, यू विल गेट एन एसएमएस. सो वेरी नियर रियल टाइम एक्यूरेट डेटा. देयर हैज टू बी समथिंग यूजिंग टेक्नोलॉजी. हम कैसे एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं. बहुत अच्छी बात कही आपने. और ये टेक्नोलॉजी का यूज अगर आप जितना इफेक्टिवली करेंगे और ज्यादा अपने प्रोग्राम्स में इमर्ज करेंगे, उतना आपके लिए काम आपका बहुत आसान हो जाएगा. बहुत हेल्पफुल है ये टेक्नोलॉजी, और इससे ना सिर्फ हम इंटेंसिटी ऑफ द वर्क को इंक्रीज कर सकते हैं, बल्कि अपने काम को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से लोगों के सामने रख सकते हैं. अब मैं मुकेश जी, हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है इस फॉर्मेट में, वो क्वेश्चन आंसर है. और ये जो क्वेश्चंस हम लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं, ये हमारे क्वेश्चंस नहीं है. बेसिकली ISRN एंजियो क्लिनिक पॉडकास्ट में जब हम टॉपिक डिसाइड करते हैं कि इस मंथ का हमारा ये टॉपिक होगा, तो हमारे ऑफिस से मेल जाती है इंफॉर्मेशन एज इंफॉर्मेशन की इस बार हम इस टॉपिक पे एंजियो क्लिनिक पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप इस पे अपने क्वेश्चंस पूछिए, सवाल पूछिए. और तो लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो उनमें से जो शॉर्टलिस्टेड कॉमन मोस्ट आस्किंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि सारे तो नहीं ले सकते. तो बाकी क्वेश्चंस के आंसर हम मेल से, हमारी टीम भेजती है उन्हें, सो दैट उनको बताया जा सके कि इसका क्या सटीक आंसर है. बट कुछ कॉमन सवाल हैं जो यहाँ पर अलग अलग स्टेट से हमने कोशिश की है कवर करने की, लेने की. तो इनमें से एक सवाल है नागालैंड से, जहां पर हम लोग ऑलरेडी ISRN की टीम काम भी कर रही है. नागालैंड से मार्था डुक्रू है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है. उन्होंने अपना सवाल पूछा है, और ये सवाल हमारी टीम में शिल्पा है जो पूछेंगी आपसे. मैं शिल्पा आपको इनवाइट करता हूं कि आप मुकेश जी से अपना सवाल पूछिए. Hello sir. So my question is that how can NGOs assess that their communication strategies are contributing to their organizational development and overall success? Thank you शिल्पा जी for this very important question. क्योंकि ये मेजर करना बहुत जरूरी होता है कि whatever we are communicating that is effective or not. और thanks to ISRN that this question answer session is actually the theory which we talked in the beginning, closing the loop. Yeah. It's not that we are only speaking and other people are listening. There is a question, we are answering and maybe closing the loop. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या मैट्रिक्स या क्या चीज़ें यूज कर सकें जिससे हम पता चले कि हम जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी हमारी इम्प्लीमेंट हो रही है उसके रिजल्ट्स हो रहे हैं कि नहीं, इम्पैक्ट हो रहे हैं कि नहीं है. ये तो बहुत सिंपल है. टेक्नोलॉजी के ज़माने में वी हैव स्मॉल टेबल और मैट्रिक्स इन एक्सेल फॉर्मेट in our computers and mobile, and whatever we are doing there are certain indicators already fed in and हम अपनी इंफॉर्मेशन इसमें डाल रहे होते हैं डेली देखने के लिए या पीरियडिकली देखने के लिए कितना इंप्रूव कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, और हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं, कहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं. अगर ये सिस्टम होता है तो हमें प्रोग्राम को पता होता है कि हमें और कितना एफर्ट लगाने हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 4 जिले में काम कर रहे हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे और एंड ऑफ द वीक आपको लगता है कि 3 जिले का रिपोर्ट तो अच्छा दिखा है, एक में कम है, हम ज्यादा एफर्ट, ज्यादा मैन पावर, ज्यादा रिसोर्स वहां लगाते हैं सो दैट एवरीबॉडी कैन, ऑल डिस्ट्रिक्ट कैन कम एट द कॉमन प्लेटफॉर्म, सिमिलर लेवल. तो और ये हर इंडिकेटर के में हेल्प करता है. हम लोगों ने कई जगह इसको आजमाया है, ट्राई किया है, और ये बहुत सिंपल है, हर कोई कर सकता है. आप मेरे बात से विश्वास करेंगे कि शायद ही हम लोगों में से किसी ने भी यहाँ पे व्हाट्सएप चलाने की ट्रेनिंग ली होगी. इतना इजी होता है. अरे ऐसे डेटा इतना इजी होता है. अगर आपका टेम्पलेट है, मैट्रिक्स है, यू कैन जस्ट पुट द नंबर्स, यू कैन पुट द इंफॉर्मेशन एंड इट इज कलेक्टेड एज अ रिजल्ट और रिपोर्ट. वेरी नाइस. एक और क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा मुकेश जी. ये बिनपू हैं,
अरुणाचल प्रदेश से। इन्होंने इनका क्वेश्चन मैं हमारी टीम से डॉक्टर रीता हैं, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पूछें। डॉक्टर रीता, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। Hi, sir. So I would like to ask that what are some key best practices to manage internal and external communication within an NGO, and how these practices can actually enhance organizational effectiveness? Thank you, Vinfu ji, or thank you, Rita ji, for asking this question. And this is very important that we should have internal and external communication strategies in place, correct? और ये सबसे अच्छा होता है अगर इस पर जितनी ज़्यादा बात करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और जब भी आप इस पे बात करेंगे तो उसमें मॉडिफिकेशंस के चांसेस हमेशा रहते हैं, और उससे कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी और इम्प्रूव करती है। लेकिन अगर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा गैप्स कहाँ पे हैं, कैसे उसको एड्रेस किया जा सकता है। एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम नो वन कैन से दैट दिस इज द बेस्ट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट हैज़ टू बी इवॉल्व एट द पीरियडिकली। तो इसे क्वार्टरली एक छोटी सी टीम जरूर से होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जो इसको रिव्यू कर सके, देख सके इसमें क्या चीजें चेंज करने की जरूरत है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको कि कुछ ऐसे कम्युनिकेशन होते हैं जिसमें एक सिंपल सा एक मेल लिखा किसी को कि हमें 2 दिन में ये चाहिए, और आपको उसको रिवर्ट बैक नहीं आता है, तो 2 दिन के बाद आप उसको रिमाइंड करके भी आप क्या करेंगे, टाइम तो निकल गया, करेक्ट। सो लेकिन अगर कम्युनिकेशन पॉलिसी है और आपने एक्सपीरियंस किया है, लोग फीडबैक देते हैं कि किसी के डिले होते हैं, देन कम्युनिकेशन पॉलिसी जनरली इंक्लूड्स दैट विद इन 24 आवर्स यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू द मेल। एटलीस्ट यस आई हैव रेड दिस मेल, हमने इस मेल को पढ़ लिया, सो दैट सामने वालों को पता है कि मेल पढ़ लिया और इसके आंसर आ जाएंगे। ये बहुत जरूरी होता है कि हम इंटरनली कैसे उसको बार बार रिव्यू करते हैं, बार बार देखते हैं और लोगों की सुनते हैं। जब तक हम लोगों की नहीं सुनेंगे तब तक हमारी पॉलिसीज में, मैट्रिक्स में इम्प्रूवमेंट्स नहीं होंगे। इसलिए लोगों का सुनना बहुत जरूरी है, तो आपस में बात करनी बहुत जरूरी है। और कहते हैं ना, बात करने से बात बनती है। तो लेट्स स्टार्ट। बहुत अच्छी बात है कि बात से ही बात बनती है। एक और सवाल है, जल्दी से लेते हैं। सुदामा सिंह जी हैं बिहार से, ग्राम मंच ऑर्गेनाइजेशन से। इनका क्वेश्चन हमारी टीम से दीपक हैं, वो पूछेंगे। दीपक, आप प्लीज अपना सवाल पूछिए। हेलो सर, सो माय क्वेश्चन इज कि what are the effective communication strategies which the small NGOs can take or implement to engage more fundraising activities and donor engagements? थैंक यू सुदामा जी फॉर दिस क्वेश्चन। और जो हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी डोनर के लिए होती है, उसमें हमें ये जरूर ध्यान रखना होता है कि व्हाटएवर वी आर कम्युनिकेटिंग टू डोनर शुड बी बेस्ड ऑन द डेटा एंड फैक्ट्स। जब तक डेटा, इंफॉर्मेशन और फैक्ट पे बेस नहीं होगा, वो किसी डोनर को अट्रैक्ट नहीं करता। साथ में से ये भी पता होना चाहिए कि जो हमें कम्युनिकेट कर रहा है उसमें कैपेसिटी है, उनमें ये कैपेबिलिटी है कि इस मुद्दे पे आगे स्केल तक इम्पैक्ट को लेके जा सकता है। तो जनरली हम लोग प्रैक्टिस क्या करते हैं कि वी हैव आइडेंटिफाइड डोनर्स जो उस सब्जेक्ट पे काम कर रहे होते हैं या काम करने की इच्छा रखते हैं, और हम उनसे पीरियोडिक कम्युनिकेशन करते हैं। आप हम सब जानते हैं ना, आप टीवी में भी ऐड देखते होगे, एक बार ऐड नहीं आता कि ऐड आया और चला गया। देयर हैज टू बी रिपीट, और उसके ड्यूरेशन होता है, इस ड्यूरेशन तक वो रिपीट करते हैं ताकि उस पर लोगों का अटेंशन आए और लोग उसको प्रैक्टिस बना सकें। इट हैपेंस विद द डोनर्स एंड द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग द मनी आल्सो। तो उनको हमें एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे उस मैसेज को बार बार बताना होता है, अलग अलग तरीके से बताना होता है, और उनको ये बताना होता है कि हाउ वी आर कैपेबल टू प्रोवाइड देम रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। दैट हेल्प्स अ लॉट, जिसको आजकल ROI भी बोलते हैं। ROI भी कहते हैं। वेरी नाइस। तो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि समय बहुत तेजी से भाग रहा है। दिल्ली से सिप्रा सिंह हैं जो बच्चों के लिए काम करती हैं। उनका सवाल है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अभी 3 साल पुरानी नहीं है, बहुत हम नई है और हम बहुत काम कर रहे हैं बच्चों को लेके। तो उनका सवाल जो है, व्हाट आर द मोस्ट इफेक्टिव वेज फॉर NGOs टू लेवरेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर आउटरीच एंड एडवोकेसीज, एंड हाउ कैन दीज असिस्ट द इम्पैक्ट ऑफ द सोशल मीडिया कैंपेन? Just repeat the question, sorry. What are the most effective ways for NGOs to leverage social media platforms for outreach and advocacy, and how can they assess the impact of their social media campaigns? So thank you. I mean, you are working for the small kids, small children. That is really very much appreciated. हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे वो बच्चे ही तो भविष्य है, और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश की लगभग 60% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। तो बच्चे, युवा, ये हमारे फोकस होने चाहिए। ग्रेट दैट यू आर डूइंग दिस वर्क।
एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि जब हम उनके लिए काम कर रहे हैं तो क्या हमारे इफेक्टिव स्ट्रेटजी हो सकती है कि हम मीडिया प्लेटफॉर्म पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या मास मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस काम की जरूरत को कैसे ज्यादा से ज्यादा साझा कर सकें, ताकि मोस्ट ऑफ द डोनर्स और गवर्नमेंट कैन पुट देयर रिसोर्सेज टू हेल्प दीज किड्स, दीज चिल्ड्रन। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको कई सारे स्टेट्स में भी मिलेंगे। और आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम अभी 3 साल से कम के हैं, 2 साल से कम के हैं। अगर हमारे एक प्रयास से एक बच्चे की भी जान बचती है, एक बच्चे कोई की भी बीमारी से बचाव होता है, एक बच्चे का भी एजुकेशन होता है, तो वी आर डूइंग द ग्रेट वर्क ऑफ आवर लाइफ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी इयर्स वी आर वर्किंग। हमें उस पर काम करना है और इसको अपने उस काम के इमोशंस के साथ लोगों के साथ शेयर करना है, डोनर्स के साथ शेयर करना है, गवर्नमेंट के साथ शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज आपके पास आए। और शेयर करने का माध्यम अगेन आपका सोशल मीडिया है। आपको वो प्लेटफॉर्म्स आइडेंटिफाई करने होंगे, ज्यादा गवर्नमेंट देखती है, ज्यादा डोनर्स देखते हैं, ज्यादा उस पर रिएक्ट करते हैं। आपको वो मास मीडिया साधन चुनने होंगे जहाँ पे ज्यादा सरकार के लोग देख रहे होते हैं उसे, या ज्यादा डोनर देख रहे होते हैं। आप मल्टीपल इंटरव्यूज और इन सब चीजों में जा सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस साझा कर सकते हैं। और मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप समुदाय के लिए, बच्चों के लिए, माताओं के लिए आपने उनकी जिंदगी में सुधार लाने के लिए काम किया है, तो देयर आर लैक्स ऑफ पीपल टू लिसन योर वॉइस और रेज योर वॉइस। वेरी नाइस। अब हम अपने लास्ट राउंड में हैं और ये राउंड बहुत इंटरेस्टिंग है मुकेश जी। इसको हम लोग कहते हैं रैपिड रिस्पांस राउंड। सो क्विक आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड क्विक आंसर्स हो, सो दैट जो छूटे हुए एस्पेक्ट्स हैं उनको भी हम कवर कर लें। सो पहला मेरा रैपिड रिस्पांस राउंड का जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द वन फंडामेंटल रीजन कम्युनिकेशन इज क्रूशियल फॉर एनजीओ? So just a one line answer. Without communication, nothing can happen. So for getting something, to providing something, to do something, communication is important and urgent, essential. Very nice. Next, what is quick tip for improving internal communication within an NGO? Discuss and discuss. Believe and give the opportunity for the people within the organization to speak out. नेक्स्ट सवाल है जो थोड़ा ट्रिकी है। सोशल मीडिया आजकल बहुत लोग यूज करते हैं, सो सोशल मीडिया के डिमेरिट्स क्या है? So there are demerits in social media that messages are not very authentic many times. So you have to see that you are seeing the social media which are verified. It's coming from the reliable sources. You can ask questions and you should definitely see the answers of many of the comments and tweets or postings are there. उसके आंसर जरूर से पढ़ने चाहिए, वहाँ बहुत सारे आंसर्स हमें मिलते हैं, बट स्टिल वी शुड बिलीव ऑन द रिलायबल सोर्सेस। वेरी नाइस। सो लास्ट क्वेश्चन रैपिड रिस्पांस राउंड का, व्हाट इज द वन की एलिमेंट्स ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज फॉर एनजीओस प्रोग्राम? So close the loop of the communication. It starts from one place, goes to the different places, then coming back with the closeness kind of situation. जो भी कम्युनिकेशन शुरू किया है उस प्रैक्टिस में कैसे कन्वर्ट होता है उन सब बातों को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट शुड बी असेस्ड। हमें जरूर असेस करना चाहिए प्रैक्टिस में जा रहा है कि नहीं, अदरवाइज ओनली अवेयरनेस इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। यस, सो बहुत अच्छा रहा। अभी समय ज्यादा हो गया है, अदरवाइज ये सिलसिला बातचीत का, ये कम्युनिकेशन का जो तार है ये जुड़े रहना चाहिए, बात होती रहनी चाहिए। और यही इस एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट का ऑब्जेक्टिव है कि आप हमसे जुड़े रहिए। हम आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर आने वाले समय में भी इसी तरीके से हमारे बीच में नए नए एक्सपर्ट्स आएंगे जो आपको बात करेंगे, आपको बताएंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो इस पॉडकास्ट का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो, आपकी कैपेसिटी बिल्ड हो। आप जहाँ पे स्टक होते हैं, जहाँ जो चैलेंजेस फेस करते हैं या प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं, उन सब को हम एड्रेस कर सकें, आपके साथ मिलकर चल सकें। इस छोटी सी कोशिश को ISRN अपने एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट, जिसका नाम है डिकोडिंग द सोशल डेवलपमेंट सेक्टर, इसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है। और आज इस सीरीज में जो आज हमारा 7वां एपिसोड आपने देखा, इतना समय दिया, इस सब के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और विशेष रूप से आज के गेस्ट हमारे मुकेश शर्मा जी, आपने आए और बहुत ही कम समय में इस पूरे कम्युनिकेशन को, जिसके लिए एटलीस्ट 2 दिन की ट्रेनिंग की जरूरत होती है अगर आपको एक कम्युनिकेशन का
पूरा एक प्रोफाइल समझना है तो, लेकिन इतने कम समय में आपने कोशिश की है उन सारे एस्पेक्ट्स को टच करने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदय से आपका धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ ISRN कि आप आए और आपने इतनी अच्छी बातें की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी ये पसंद आएगा और आप इसमें आगे भी जुड़े रहेंगे। मुकेश जी, कुछ कहना चाहते हैं आप हमारे दर्शकों से तो कह सकते हैं। पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगा ISRN टीम को और दिस NGO क्लिनिक पॉडकास्ट को। बस एक चीज़ आज मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ, टैगलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सेट अ टैगलाइन फॉर आवरसेल्व्स कि हम टैगलाइन के साथ कैसे आगे बढ़ते हैं, लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचाते हैं, और स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए, NGOs के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे कनेक्टेड रहते हैं, और ये कनेक्शन कम्युनिकेशन से आता है। लेट्स बी विद द कम्युनिकेशन। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मुकेश जी। आपका मेल आईडी हम जो आप YouTube आप जहां देख रहे हैं वहां पर हम डालेंगे। अगर आप फ्यूचर में भी मुकेश जी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप उनको मेल कर सकते हैं, ISRN को मेल कर सकते हैं। हम आप कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपके सवालों को हम छू सकें, उनको एड्रेस कर सकें। थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।